Good evening. Today we start with next chapter, that is cost of capital. जब हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे हमने कितने तरीके की कैपिटल डिस्कस करे थे? Three types of capital. One is equity share capital, another is preference share capital, and third one is debentures. These are the three primary sources of capital. ठीक है. Now जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या है? Cost of capital is of capital is amount amount payable for servicing the source of finance. ठीक है. So when it comes to the different sources, तो अगर हम बात करें, so in case of the debentures, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है या डेट रेज करती है तो कंपनी उसके बदले में क्या देती है? कंपनी पेज इंटरेस्ट. ठीक है. सो इंटरेस्ट इज द अमाउंट दैट इज पेड फॉर सर्विसिंग द डिबेंचर्स. ठीक है. इसी तरीके से इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेबल, एंड इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर्स इक्विटी डिविडेंड इज पेबल. अब यहाँ पे जब हमारी कैलकुलेशन आएगी इन केस ऑफ द डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हमारी कॉस्ट कंप्यूट करना आसान होगा. Why it will be easier? Because in case of the debentures, the rate of interest is fixed. In case of the preference shares also, the rate of preference dividend is fixed. But when it comes to the equity shares, the rate of equity dividend is not fixed. So when it comes to the computation of the cost of equity, वहां पे हमारे को different तरीके से सोचना पड़ेगा for computation of the cost. So हम start कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम डिबेंचर्स से. डिबेंचर्स आसान पड़ेगा, सबसे इजी है. फिर हम आएंगे प्रेफरेंस शेयर्स पे. डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है. एंड देयर आफ्टर लेटर ऑन वी विल बी कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. एंड जब हम ये तीनों बेसिक सोर्सेस की कॉस्ट पढ़ लेंगे तो उसके बाद में वी विल बी कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है. सो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं अपना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स हमारे अभी हम बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे शुरू कर रहे हैं. तो हमारा जो डिबेंचर्स का बाइफर्केशन है, जो हमारे प्राइमरी बाइफर्केशन ऑफ डिबेंचर्स है, दैट इज इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल. ठीक है. बाद में हम कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल पे भी आएंगे, बट उसके पहले जो हमारा बेसिक बाइफर्केशन होता है, दैट बेसिक बाइफर्केशन इज इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल. ठीक है. सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स किस तरीके के होंगे? जहां पे प्रिंसिपल पेमेंट हमारे को नहीं करना है, प्रिंसिपल इज नॉट टू बी रीपेड. एंड रिडीमेबल के केस में प्रिंसिपल इज टू बी रीपेड विद इन अ सर्टन टाइम पीरियड. ठीक है. सो यहां पे हमारा पहले आ गया इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल. And in case of irredeemable, no repayment obligation
ऑफ एंटिटी। ठीक है, यहां पे प्रिंसिपल की कोई भी रिपेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है, बट इन केस ऑफ द रिडीमेबल प्रिंसिपल इज टू बी repaid is to be repaid within certain period। ठीक है, so in case of the redeemable principal will be repaid within a certain period। look, इंडियन जो हमारा सिनेरियो है उसमें आज की डेट में irredeemable debentures कंपनी इशू नहीं कर सकती। ठीक है, companies can issue only redeemable debentures, and when we are talking about the debentures मतलब हम सब तरीके के डेट की बात कर रहे हैं, सब तरीके के डेट की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, डिबेंचर्स एक नाम आ गया, डिबेंचर्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली जब हम बात करते हैं कि डेट कौन लेता है, सबसे ज्यादा डेट कौन लेता है? कंपनीज लेती हैं? नहीं, सबसे ज्यादा जो लोन लेता है वो है सरकार। ठीक, एंड एक्चुअल में जो डिबेंचर्स, लोन का तो ठीक है वो तो शुरू हुआ, जो डिबेंचर्स का बेसिकली बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था वो गवर्नमेंट से ही हुआ था। ठीक, अब कैसा होता है, ये हमारा जो चैप्टर है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ये फाइनल में भी आता है, एंड वहां पे हम दुनिया का जो सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो डेट मार्केट ही है। जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स की जब हम बात करते हैं तो एक आता है हमारा स्टॉक मार्केट, जिसको हम कैश मार्केट भी बोलते हैं, जहां पे शेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर कैश। दूसरा आता है हमारा डेरिवेटिव मार्केट, जहां पे फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेड होता है। देन थर्ड आता है करेंसी मार्केट, जहां पे हमारा बॉन्ड सॉरी ये डॉलर, पाउंड, यूरोज, रुपीज ये ट्रेड होता है, दैट इज द करेंसी मार्केट। एंड जो लास्ट जो सबसे बड़ा मार्केट है दैट इज द डेट मार्केट और द बॉन्ड मार्केट। ठीक है, सो जो अगर हम इंडियन सिनेरियो या दुनिया भर में अगर हम बात करें तो कैसा होता है कि जो हमारा इक्विटी मार्केट है या जिसको हम बोलते हैं कैश मार्केट है, ये कंपैरेटिवली इट इज वेरी स्मॉल मार्केट। इससे बड़ा आता है डेरिवेटिव मार्केट, एंड उससे भी बड़ा आता है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, एंड जो सबसे बड़ा आता है वो आता है डेट मार्केट। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे हमारा डेट सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, दैट इज द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। एंड वहां पे वो सारी की सारी चीजें, तो क्या हो गया, एक एक्चुअल में कैसा है, हमारे को लगता है कि गरीब आदमी उधार लेता है, बट एक्चुअल में फैक्ट ये है जितना अमीर आदमी होता है उतना ज्यादा लोन लेता है। जितनी बड़ी कंपनीज है, ठीक, वो ज्यादा लोन लेती हैं। सरकार सबसे अमीर है तो सबसे ज्यादा लोन लेती है। गरीब आदमी या मिडिल क्लास वाला जो लोन लेता है, एक्चुअल में हमारा जो लोन का कंसेप्ट है वही गलत है। हम किस चीज के लिए लोन लेते हैं? ज्यादातर जो मिडिल क्लास है वो लोन किसके लिए, कार खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है, इसके लिए लोन ले रहा है। ठीक है, या घर भी खरीदा उसने, उसके लिए लोन ले रहा है। ये सारे के सारे जो एसेट्स हैं ये सब इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं है, इन सब में खर्चा होता। बेसिकली हम बोलते हैं इनको एसेट है, बट जब हम बात करते हैं एसेट की डेफिनेशन अकाउंट्स में, जब हम एसेट्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज द एसेट? एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइज। अब मेरे को ये बताओ कि टीवी है, फ्रिज है, कार है, इससे टैक्सी की बात नहीं कर रहा, जो पर्सनल यूज के लिए, इससे कोई हमारे को फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होता नहीं होता, उल्टा खर्चा, पेट्रोल डालो। ठीक, सो अल्टीमेटली क्या है
कि गरीब आदमी या मिडिल क्लास वाला क्यों उल्टा और गरीब हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो उन चीजों के लिए लोन लेता है जिससे उसको इनकम नहीं जनरेट हो रही, उसके एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहे। अगर तुम इनकम जनरेटिंग एसेट्स के लिए लोन लोगे देन यू विल गेट रिच, और बड़ा आदमी यही करता है। बट सरकार क्यों लोन लेती है? सरकार इसलिए लोन लेती है क्योंकि हर किसी से टैक्स वसूलना, हम शायद पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब गवर्नमेंट्स बजट्स बनाती हैं तो ज्यादातर केस में जो बजट्स होते हैं वो डिफिसिट बजट्स होते हैं। मतलब जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है उससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा करती है। ठीक है, कल ही शायद हम डिस्कस कर रहे थे जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे। तो वो पैसा जो है, जो डिफिसिट है, जो इनकम और एक्सपेंसेस का डिफिसिट है, जो डिफरेंस आ रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए, तो वो गवर्नमेंट कहां से भरपाई करती है उसकी? उसके लिए या तो गवर्नमेंट लोन लेती है, बॉन्ड्स इश्यू करती है। आरबीआई जो है बॉन्ड्स इश्यू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जिनको हम ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो दे इशू द बॉन्ड्स। एंड अब ये जो बॉन्ड्स जो आरबीआई इशू कर रहा है, इस पे जो इनकम, मतलब अगर हम बात करें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब अगर कंपनी है, कंपनी तो टैक्स की लायबिलिटी होती है, बट गवर्नमेंट की अपनी तो कोई टैक्स की लायबिलिटी होती नहीं। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं जब हम कॉस्ट निकालते हैं। एक है बिफोर टैक्स और दूसरा है आफ्टर टैक्स। ठीक, बिफोर टैक्स, अब अगर हम बात करें कंपनी है तो कंपनी को तो टैक्स देना ही पड़ेगा, कम है या ज्यादा है, बट टैक्स देना पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर कोई एक गवर्नमेंट एंटिटी है या गवर्नमेंट खुद है, तो गवर्नमेंट को तो किसी और को टैक्स देना नहीं है, तो उनके लिए जो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी वो बिफोर टैक्स वाली क्रिएट हो जाएगी। जो अदर कॉर्पोरेट्स हैं, अदर एंटिटीज हैं, उनके लिए सिचुएशन क्रिएट होगी वो आफ्टर टैक्स वाली होगी। इसी तरीके से रिडीमेबल में भी बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। एंड कई बार कंपनीज के केस में भी ऐसा हो जाता है कि कंपनी इज हैविंग जीरो टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, सरकारें हैं, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए दे एक्चुअली गिव सर्टन बेनिफिट्स टू द कॉर्पोरेट्स। ठीक है, सर्टन एग्जाम्पशंस एज ए इंडिविजुअल भी हमारे को दिया जाता है। ठीक है, 80C की लिमिट है, 80G में, सेक्शन 80 में डिडक्शंस मिल रहे हैं, सेक्शन 10 के डिडक्शंस मिल रहे हैं, दूसरे बेनिफिट्स हैं। ऐसे ही जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको भी बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड उसकी वजह से कंपनीज भी जीरो टैक्स कंपनी होती हैं। ठीक, एंड कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज 1973 से लेके रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1998 तक 25 साल टैक्स नहीं पे किया, एंड इट वाज जीरो टैक्स कंपनी। और ऐसा नहीं कि वो टैक्स की चोरी कर रहे थे। धीरू भाई अंबानी यूज्ड टू कम टू द एजीएम एंड यूज्ड टू टेल टू द शेयर होल्डर्स प्राउडली कि हम जीरो टैक्स कंपनी है। ठीक, सो कोई फ्रॉड कर रहा था नहीं। एंड एक्चुअली जो हमारे कंसेप्ट, जो मैट के जो प्रोविजंस लाए गए, थे, दे वर एक्चुअली ब्रॉट टू ब्रिंग द रिलायंस इंडस्ट्रीज टू द टैक्स नेट। एंड आज की डेट में वो अंबानी अडानी की खूब बात होती है कि ये मोदी, वो हम दो हमारे दो में, बट एक्चुअल में रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी कैसे बड़ी कैसे बनी? इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस। बहुत सारे बेनिफिट्स, प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में लाए गए जिनका एक्चुअल में फायदा सिर्फ रिलायंस को होता था, बट वहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा नहीं होता था, बट किसी और को बेनिफिट होता ही नहीं था उसका। एंड जो मैट का कंसेप्ट था, हु ब्रॉड मैट कंसेप्ट? इट वाज पी चिदम्बरम। बट पी चिदम्बरम ने कब लाया? जब वो कांग्रेस में नहीं था।
लुक 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार चली गई थी। नरसिम्हा राव के बाद में देवेगौड़ा की गवर्नमेंट बनी थी। उस टाइम पे नरसिम्हा राव की जब सरकार गई थी तो पी चिदम्बरम, शरद पवार, ये सब लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। इन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसमें शरद पवार अभी अकेले बचे, बाकी सब ये सब लोग गए थे। एंड उसमें देवेगौड़ा की जब गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर था ही वाज पी चिदम्बरम। एंड 1996 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जितने हिंदुस्तान भर में ऑफिस थे, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड डाली गई थी सबक सिखाने के लिए, बिकॉज अंबानीज वर वेरी क्लोज टू द कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक। एंड देर वर नीरा राडिया टेप्स थे जिसमें उसके फोन कन्वर्सेशन थे। शी वॉज अ पावर ब्रोकर, तो उसमें मुकेश अंबानी के भी वो थे, कन्वर्सेशन थे। एंड उसमें मुकेश अंबानी वॉज टेलिंग हर कि अरे कांग्रेस कांग्रेस तो अपने घर की दुकान है। नाउ सो समय बदलता है, समय बदलता है। अब क्योंकि अब बीजेपी पावर में है तो वो बीजेपी बिजनेसमैन है, उसको तो क्या है, सरकार से फायदा चाहिए, जिसकी सरकार रहेगी वो उसके साथ जाएगा। ठीक है, उसको इससे मतलब नहीं है कि वो मोदी है कि राहुल गांधी है, इनकी सरकार बन जाएगी वो इनके साथ आ जाएगा। उसको चाहिए अपना बिजनेस इजीली चलाना। सो व्हाट इज हियर, व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि कंपनीज के केस में इंफोसिस बहुत साल जीरो टैक्स कंपनी रही, रिलायंस इंडस्ट्रीज 25 साल जीरो टैक्स कंपनी रही। एंड मैट का कंसेप्ट लाया ही इसलिए गया ताकि ऐसी कंपनी से भी टैक्स भरवाया जा सके। ठीक है। सो अब यहां पे अब हम आ जाते हैं इररिडीमेबल से, स्टार्ट करते हैं बिफोर टैक्स का कंसेप्ट। ठीक, इररिडीमेबल बिफोर टैक्स। सो यहां पे एक जस्ट जब हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल जो हमारा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है, एक कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज से ₹100। ठीक, कितने परसेंट के डिबेंचर्स हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट है 10%। ठीक, so, क्या जरूरी है कि ₹100 का डिबेंचर 100 पे ही इशू होना चाहिए? इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, ₹100 का डिबेंचर 95 पे भी इशू हो सकता है। से इशू प्राइस इज ₹95। ठीक है, अब इशू प्राइस 95। बट अब मेरे को ये बताओ कि जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 10%, तो किस पे 10% की कैलकुलेशन किस पे होगी, 95 पे होगी कि ₹100 पे होगी? 100 पे होगी, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है, बट कंपनी को जो पैसा मिला बिजनेस में लगाने के लिए वो तो ₹95 मिला ना। ठीक है, सो कंपनी इज पेइंग कितना अमाउंट, कंपनी ₹10 पे कर रही है फॉर गेटिंग ₹95। इज इट क्लियर? सो ₹10 पे किया फॉर ₹95, इंटू 100 करोगे तो ये कितना आ गया, कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, 10 पॉइंट नहीं, 10.53%, 10.53%। सो जब हम यहां पे बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ दीज डिबेंचर्स इज नॉट 10%, इट इज 10.53%। इज दिस क्लियर? गॉट दिस? तो अब अगर हम इसको किस फॉर्म में लिखें, वी राइट इन द सिंबल के फॉर्म में लिखें इसको, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं केडी। दिस विल बी जो ₹10 है दैट इज इंटरेस्ट, and divided by NP into 100, where I stands for interest, I stands for interest, and NP is net price
नेट प्राइस या फिर नेट प्रोसीड्स और नेट प्रोसीड्स। अब हम ये नेट प्रोसीड्स कैसे निकाले जा सकते हैं? नेट प्रोसीड्स विल बी इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? लुक, प्रोसेस ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स इज सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स। प्रोस्पेक्टस फाइल होगा विद द आरओसी, विद द सेबी, विद द स्टॉक एक्सचेंज, प्रोफेशनल्स एम्प्लॉय होंगे, तो इन सब में फिर उसके बाद में ऑफर आएगा, फिर सब्सक्रिप्शन होगा, फिर अलॉटमेंट होगा, इन सब में खर्चा होता है, ठीक है। एंड जब वो खर्चा होगा तो वो जो सारा का सारा खर्चा, उसके साथ में अंडरराइटर्स भी होंगे, अंडरराइटिंग कमीशन होगा, तो ये सारे के सारे खर्चे, ये सब क्या कहलाते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। सो ये फ्लोटेशन कॉस्ट इज बेसिकली व्हाट इट इज। फ्लोटेशन cost is cost of of issuing debentures or shares Is it clear? Got this? ठीक है। Then तो यहां पे रिमेंबर वन थिंग कि ये जो आई है, दिस इज द इंटरेस्ट, नॉट इन परसेंटेज बट इन अमाउंट। ये बेसिकली इंटरेस्ट अमाउंट है। यहां पे अक्सर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आई जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट है बेसिकली, ठीक है। एंड यहां पे तो 100 रुपीज का था, तो परसेंटेज और अमाउंट सेम हुआ। बट अगर डिबेंचर 10,000 रुपीज का होता, क्या डिबेंचर 10,000 रुपीज के हो सकते हैं? हो सकते हैं। कमर्शियल पेपर्स 5 लाख रुपए के एक फेस वैल्यू होती है। एक कमर्शियल पेपर की जो फेस वैल्यू होती है वो 5 लाख रुपए की होती है, ठीक है। सो जब हम वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी डिस्कस करेंगे। कमर्शियल पेपर्स इशू करे जाते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, तो वहां पे फेस वैल्यू 5 लाख रुपए होती है। तो अगर वहां पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वहां 10 रुपीज थोड़ी ना लिखेंगे, 10% ऑफ 5 लैक्स लिखा जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। एंड अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि वहां पे आई अपॉन एनपी इंटू 100 है, उन्होंने डिबेंचर दे दिया 1000 रुपीज का, फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट आई की जगह लिख दिया 10 रुपीज, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। नाउ अब हम इसके बाद में आ जाते हैं आफ्टर टैक्स सिचुएशन, ठीक है। अब जब हम आफ्टर टैक्स सिचुएशन की बात कर रहे हैं, सो आफ्टर टैक्स सिचुएशन कैसा होगा? लुक, से फॉर एग्जांपल देयर आर टू कंपनीज, एक है कंपनी ए और दूसरी है कंपनी बी। एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है, ठीक है। एक कंपनी में डिबेंचर्स है और दूसरी कंपनी ने पूरा इक्विटी शेयर से इशू किया हुआ है। यहां पे डिबेंचर्स है या फिर यहां पे सिर्फ इक्विटी है, और यहां पे इक्विटी प्लस डेट भी है, ठीक है। इक्विटी तो हर कंपनी में होगा ही। एंड द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस इज सेम। अगर नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस इज सेम तो हमने क्या चीज सीखी थी कि दोनों कंपनीज का ईबीआईटी विल बी सेम। तो यहां पे से ईबीआईटी इज 100 रुपीज, ठीक है। ईबीआईटी से 100 रुपीज है। अब एक कंपनी में डिबेंचर्स है, ठीक है, से 100 रुपीज का 10% डिबेंचर्स है, ठीक है। सो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। सो यहां पे ऑल इक्विटी कंपनी में तो यहां पे इंटरेस्ट होगा नहीं, एंड यहां पे इंटरेस्ट होगा 10 रुपीज का, तो इससे हमारे पास आ जाएगा ईबीटी। Therefore EBT will be 100 rupees and यहाँ पे 90 rupees. Say the tax is 30% less,
टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो यहाँ पे 30% है तो ये 100 रुपीज का 30% इज गोइंग टू बी 30 रुपीज। यहाँ पे 90 का 30% विल बी 27 रुपीज। बस मैं यहीं तक ही ले रहा हूं, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब अगर हम यहां देखें तो कंपनी ए और कंपनी बी की टैक्स लायबिलिटी में फर्क है। कंपनी ए इज पेइंग टैक्स ऑफ 30 रुपीज वेयर एज कंपनी बी इज पेइंग टैक्स ऑफ 27 रुपीज। सो यहां पे देयर इज सेविंग्स इन टैक्स, सेविंग्स इन टैक्स कितना है, दिस इज ₹3। ठीक, इसको हम टैक्स शील्ड भी बोलते हैं, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। ठीक है, ये ₹3 की है। अब यहां सोच के देखो कि क्या होगा। कंपनी बी इज पेइंग इंटरेस्ट, ठीक है, कंपनी बी इज पेइंग इंटरेस्ट कितना है, ₹10 है, ठीक है। तो कंपनी बी के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होगी, ₹10 होगी। बट व्हेन दे आर पेइंग ₹10 इंटरेस्ट कॉस्ट, दे आर सेविंग इन टैक्स ड्यू टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो ₹3 बचे हैं, ये किस लिए बचे हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। सो इंटरेस्ट वो ₹10 का पे कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ₹3 का टैक्स बच रहा है ना। सो यहां पे हमारी जो नेट कॉस्ट होगी, नेट कॉस्ट कितनी हो गई, ₹7 होगी। इज दिस क्लियर, ठीक है। ये जब हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे आ गया, यहाँ पे इंटरेस्ट है, अगर मैं इसको सिंबल्स में लिखूं, सो इंटरेस्ट इज आई, ठीक है। अब ये ₹3 की जो टैक्स में सेविंग है, इसको 10 इंटू 30% भी करा जा सकता था। ₹10 का इंटरेस्ट है, उस पर 30% की टैक्स की सेविंग होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारी नेट कॉस्ट आएगी, दैट विल बी आई माइनस आई इंटू टी, विल इट बी। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट कॉमन ले सकते हैं। इंटरेस्ट अगर हमने कॉमन लिया, सो आई इंटू 1 माइनस टी। समझा क्या हुआ, लोग हमने ₹10 का इंटरेस्ट पे किया, हमने ₹10 का इंटरेस्ट पे किया, बट इंटरेस्ट के पेमेंट की वजह से ₹3 का हमारा टैक्स बच गया। तो हमारी नेट कॉस्ट कंपनी के लिए तो ₹7 ही हुई ना। अब हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि कंपनी के लिए इस डिबेंचर की कॉस्ट ₹10 है, तो हम ये कहेंगे कि कंपनी ने ₹10 का इंटरेस्ट पे किया, बट उस इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से ₹3 का टैक्स भी तो बचा लिया ना। तो हमारा जहां पे नेट जो कॉस्ट हो गया वो ₹7 हुआ। सो इसको जब हमने सिंबल के फॉर्म में लिखा, सो दिस ₹10 इंटरेस्ट है तो आई हो गया। और ये सेविंग्स इन टैक्स ड्यू टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कैसे निकाला जा सकता है, आई इंटू टी करके भी निकाला जा सकता है। हमारी नेट कॉस्ट ये हो गई, इसमें से आई कॉमन ले लिया, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा केडी का फॉर्मूला है, केडी के जो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा, आई की जगह अब हम क्या ले लेंगे, आई इंटू 1 माइनस टी ले लेंगे। पहले में हमने जहां पे टैक्स नहीं था, जहां टैक्स नहीं था, तो वहां हमने क्या लिया था, आई अपॉन एनपी इंटू 100। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आई की जगह आई इंटू 1 माइनस टी ले लेंगे अपॉन एनपी इंटू 100। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला हियर, ठीक है। सो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा इन केस ऑफ irredeemable debentures after tax, so this KD is going to be I into 1 minus T upon NP into 100. I into 1 minus T upon NP into 100. So यहाँ पे what is T? T is basically the tax rate. T क्या है यहाँ पे? It is tax rate. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। देन अब इसके बाद में वी कम टू
द रिडीमेबल डिबेंचर्स। जब हम रिडीमेबल डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, सो हियर द प्रिंसिपल हैज टू बी रीपेड विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो हमारा प्रिंसिपल रीपे होगा। सो व्हाट आई डू, आई टेक अ सिचुएशन। अब यहां पे क्या हो सकता है, जब हम बात कर रहे हैं, से देयर इज अ डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है इट इज ₹100, ठीक है, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज से 10%। सो क्या हो सकता है, ये जो डिबेंचर है किस पे इशू हो सकता है, इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट या इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक, थियोरेटिकली तो ये भी हो सकता है इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। कैन इट हैपन, थियोरेटिकली तो ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड वन थिंग, when the company is issuing debenture, then company is taking loan and debenture holder is giving the loan to the company, and here say that the life is 5 years। इसमें से I am taking this situation, ठीक है, कुछ भी लेके कर सकते थे, फॉर्मूला तो आ ही जाएगा उसमें, ठीक है। I am taking this situation जहां पे कंपनी इज इशूइंग द डिबेंचर at discount and redeeming it at par, and the life of the debenture is 5 years। अब यहां पे हम कॉस्ट के बारे में सोच के देखते हैं, ठीक है। एंड आई एम टेकिंग द सिचुएशन रिडीमेबल बिफोर टैक्स। सो व्हाट विल बी हियर, जब मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं, केडी जब मैं निकाल रहा हूं, तो उस केस में क्या इंटरेस्ट हमारी कॉस्ट होगी, आंसर इज यस, इंटरेस्ट तो हमारी कॉस्ट होगी। सो इंटरेस्ट हमारा कितना है, इंटरेस्ट है 10 रुपीज। सो 10 रुपीज कॉस्ट है, ठीक। फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में हमारे को 10 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पे क्या हो रहा है, कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही है 95 पे और रिडीम कर रही है 100 रुपीज पे, कितने पे, कंपनी ने 95 पे इशू किया और 100 पे रिडीम किया। तो ये जो 100 माइनस 95 है, क्या ये भी कंपनी के लिए कॉस्ट है, नहीं है कॉस्ट। कॉस्ट तो सिर्फ इंटरेस्ट ही है ना, ठीक। यहीं पे ही अकाउंट्स हमारे दिमाग में वायरस घुसा देता है। जो हमने इशू और डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ा होता है, उसमें सब जो है हमारे दिमाग में ये वायरस घुसा देता है, इंस्टीट्यूट ही घुसा देता है, बुक्स। और फिर क्या आता है, जब हम फाइनल में पहुंचते हैं, फिर वो बोलते हैं कि जो पिछला जो सीखा था उस सबको मिटा दो, अब नए सिरे से सीखेंगे। एंड फिर वापस से कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे एफएम में यहीं से ही सीखते चलेंगे, जो हमारे को फाइनल में अकाउंटिंग में भी लेके आना है, ठीक है। सो क्या हुआ, तुम सोच के देखो, तुम किसी से 10 रुपीज के इंटरेस्ट छोड़ दो, ठीक है, एक सिंपल सी चीज है, मैं तुम्हारे से 95 रुपीज का उधार लेता हूं, ठीक। मैंने तुम्हारे से 95 रुपीज का उधार लिया, लोन लिया, मैंने कहा मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, साल भर के बाद में मैं तुम्हारे को 100 रुपए वापस करूं, ठीक। अलग से इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे से 95 ले रहा हूं, मैं तुम्हारे को 100 वापस कर दूंगा। तो ये जो 5 रुपीज है, मैंने तुम्हारे को ब्याज ही तो दिया ना, नहीं। तो क्या ये कॉस्ट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो क्या ये कॉस्ट होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। बट अब ये जो 5 रुपीज है, ये तो हम 5th ईयर के एंड पे कर रहे हैं ना, कहां पे कर रहे हैं, 5th ईयर के एंड पे कर रहे हैं। तो क्या ये 5th ईयर की कॉस्ट होगी, आंसर इज नो। मैं ये पैसा 5 साल यूज कर रहा हूं। अब हमने ये तो मान लिया कि ये कॉस्ट है,
बट ये 5th ईयर की कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट मैं 100 रुपीज 5 साल यूज करके 100 रुपीज वापस कर रहा हूं ना, 5 रुपए एक्स्ट्रा। तो मेरे को क्या करना चाहिए, ये जो 100 - 95 है इसको 5 ईयर्स पे अपोर्शन कर देना चाहिए ना। तो क्या करा हमने, 100 - 95 डिवाइडेड बाय 5। सो 10 रुपीज की तो इंटरेस्ट कॉस्ट थी, प्लस ये जो प्रीमियम या डिस्काउंट कॉस्ट है ये भी रहेगी। इज इट क्लियर? सो टेक्निकली क्या हो गया, 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 5 1 रुपीज, 11 रुपीज मेरे लिए कॉस्ट हो गई। आई बात समझ में? विदाउट ए क्वेश्चन यहां तक समझ में आया? ठीक, जो हम कर रहे हैं ना यही फॉर्मूला बनेगा। मैं एक्चुअल में पहली बार में फॉर्मूला लिख के खत्म नहीं करना चाहता यार। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर इज नेट प्रोसीड्स। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि ये जो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं ये फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ ईयर, किस ईयर के लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं? ये हम सारे साल के, 5 साल के लिए ऑन एन एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं ना। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इन दिस केस, कि जो हमारा डिनोमिनेटर था दैट वाज नेट प्राइस। ठीक, अब अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकाल रहा हूं तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, एवरेज प्राइस होना चाहिए ना। इज दिस क्लियर, गॉट दिस? ठीक है, सो अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम यहां पे डिबेंचर की बात करते हैं तो कंपनी ने डिबेंचर जब इशू किया 95 रुपीज पे, सो टेक्निकली कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर बेच रही है और हम डिबेंचर खरीद रहे हैं। तो जिस दिन कंपनी ने डिबेंचर, ये एक्चुअल में जो डिबेंचर है ना ये सेल ऑफ पेपर भी कहलाता है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, अब ये क्या है मेरे पास में जो पेन है उससे मैं लिख तो पाता नहीं, वो डायरेक्टली इसी पे आता है। सपोज ये डिबेंचर है, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है। ठीक, मैंने कहा है मैं ये जो 100 रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पे 100 रुपीज लिख दिया मैंने। ठीक, और मैं तुम्हारे को बोलता हूं कि ये जो है 100 रुपीज का पेपर मैं तुम्हारे को 95 रुपीज में दे रहा हूं। तो तुमने क्या किया, ये 100 रुपीज का पेपर तुमने मेरे से 95 रुपीज में खरीद लिया। तो इस पेपर की कीमत, भले इस पे कितना भी अमाउंट लिखा हो, बट इस पेपर की कीमत आज की डेट में है कितनी, 95 रुपीज। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसीलिए जो इशू ऑफ डिबेंचर है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ऑफ पेपर। कंपनी क्या करती है, कागज बेचती है, उसके बदले में रुपए लेती है। 5 साल बाद तुम यही डिबेंचर मेरे को वापस कर रहे हो और उसके बदले में मैं तुम्हारे को 100 रुपए दे रहा हूं। तो 5 साल बाद इस कागज की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपीज हो गई। ठीक, सो आज की डेट में इस कागज की कीमत कितनी है, जिस दिन कंपनी ने इशू किया उस दिन इस कागज की कीमत है 95 रुपीज। 5 साल बाद इसी कागज की कीमत कितनी है, 100 रुपीज। तो अब अगर मैं तुम्हारे से बोलूं मेरे को एवरेज प्राइस बताओ इसका, तो एवरेज प्राइस कैसे बताओगे, 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इंटू, यहाँ पे डिवाइड बाय 2, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद 100 यू विल बी गेटिंग द आंसर इन परसेंटेज। ठीक, मेरे को बताओ इसका वैल्यू कितनी आई, कॉस्ट कितनी आई यहाँ। 10.25 कैसे आ गया, यहाँ पे ये तो न्यूमरेटर में तो 11 आ गया, डिनोमिनेटर में 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, ये 97.5 आ गया। ठीक, सो 11 डिवाइडेड बाय 97.5 इंटू 100, तो कितना आया, 11.28% आया। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट आ गई दैट इज 11.28
परसेंट। ठीक, अब ये जो हमने जो भी किया है यही फॉर्मूला है। इसको अगर मैं सिंबल के फॉर्म में लिखूं, तो क्या होगा, KD विल बी इक्वल टू व्हाट, ये जो 10 रुपीज है दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज आई। ये जो 100 रुपीज है ये क्या है, दिस इज रिडम्पशन वैल्यू। 95 क्या है, दिस इज नेट प्रोसीड्स, डिवाइडेड बाय n इज नंबर ऑफ ईयर्स, 5 है नंबर ऑफ ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। यही हमारा फॉर्मूला है। Is this clear? Got this? ठीक है, लोग फॉर्मूलेज याद करेंगे हम, ठीक है, याद तो करने ही पड़ते हैं फॉर्मूलेज, बट हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास में उन फॉर्मूलेज का लॉजिक भी रहे। एंड जब हमारे लॉजिक के साथ में हम फॉर्मूलेज याद करते हैं तो याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होती। थोड़ा बहुत अगर दिमाग से स्लिप भी होता है तो हम फॉर्मूला वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं। सो KD इज इक्वल टू I प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। यहां पे RV क्या है, रिडम्पशन वैल्यू, RV इज redemption value and N is number of years of redemption, या number of years for redemption। number of years for redemption। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है जैसा पहले था। दो ही चीज यहाँ पे नई आई, वन इज RV एंड अनदर इज N। ठीक, एंड इन द सेम मैनर like we have computed for आफ्टर टैक्स सिचुएशन अगर हम लेंगे तो वहां पे हम क्या कर देंगे, I की जगह हम I इंटू 1 माइनस टी ले लेंगे। ठीक है, सो यहां पे हम क्या लेंगे, KD का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, सो ये हमारे पास में फॉर्मूलेज आ गए किसके, दिस इज फॉर द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में ये बेसिक कंसेप्ट्स आए हैं हमारे पास में, इसके अलावा भी आगे और हमारे पास चीजें आएंगी जो हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये सब भी आएंगी चीजें। ठीक, सो वो भी हम डिस्कस करेंगे ना, बट जितना हमने यहां तक सीखा एक बार इस पे बेस्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। ठीक है, सो कम टू द प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1, in each of the following compute cost of debt, a perpetual bond, ये जितने इसके चार पार्ट हैं ABCD, दीज आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, एक का दूसरे से कोई रिलेशन संबंध नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो हियर इसमें क्या आया, ए पार्ट क्या दे रहे हैं, परपीचुअल बॉन्ड सोल्ड एट पार, कूपन रेट बीइंग 7%।
कैसा बॉन्ड बताया उन्होंने? परपीचुअल बॉन्ड बताया। तो जब हम बात कर रहे हैं परपीचुअल बॉन्ड मतलब इररिडीमेबल हो गया, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि फेस वैल्यू बॉन्ड इज ₹100। सो राइट द नोट, it is assumed that it is assumed that face value of bond face value of bond is ₹100, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे उन्होंने इस पार्ट में फर्स्ट के ए पार्ट में कहीं उन्होंने कुछ टैक्स रेट वगैरह दिया हुआ है? नहीं दिया है, ठीक है। अगर टैक्स रेट नहीं दिया होगा तो हम एज्यूम करेंगे कि टैक्स नहीं है, ठीक। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर बिफोर टैक्स वाला लगेगा। सो राइट कॉस्ट ऑफ irredeemable debentures debenture before tax, and the formula we are going to have here, it is KD is equal to I upon NP into 100, ठीक है। इंटरेस्ट कितना होगा? इट विल बी 7% है तो 100 का 7% ₹7 डिवाइडेड बाय इशूड एट पार। सो 100 रुपीज का डिबेंचर, इसका मतलब 100 पे ही इशू हुआ है। सो दैट विल बी हाउ मच, कितना आ जाएगा? इट विल बी 7% होगा, ठीक है। नाउ राइट नेक्स्ट, recompute the cost of above debenture if face value is ₹1,000, if face value is ₹1,000, कंप्यूट करो कितना आएगा। कितना? 0.7%, 7 की 0.7 KD will be इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट विल बी 1000 का 7%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 into 100, मतलब दिस इज 70 डिवाइडेड बाय 1000 into 100। सो ये कितना आया? 7% आया, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे कई बार वही जो मैं डिस्कस कर रहा था कि गलती हो जाती है, ये जो आई है इंटरेस्ट, यहाँ पे अगर तुमने 7 ले लिया, 7 डिवाइड बाय 1000 into 100 कर दिया, सो ये 0.7% आ जाता है,
ठीक है, ये कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में भी गलती हो जाती है, बट इन सब चीजों के लिए जहां जहां गलती होनी है या होने की प्रोबेबिलिटी है, वहां हमारे अपने दिमाग को ट्रेन करके रखना कि ऐसा तो करना ही नहीं है। ठीक है, ताकि अगर हम आंख बंद करके भी सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे वो गलती होनी ही नहीं चाहिए। नाउ राइट अ नोट, राइट अ नोट। in case of in case of irredeemable bond issued at par, issued at par, its cost before tax, cost before tax will be equal to its coupon rate, coupon rate, coupon rate मतलब इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लोग एक्चुअल में जब बॉन्ड्स स्टार्ट हुए थे यूरोप में, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, शायद तो भी हॉलैंड था या कौन सा कंट्री था। देयर गवर्नमेंट स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ द बॉन्ड्स। सो जब 1500 1600 सेंचुरी की बात सोच के देखो कि दैट वाज द टाइम जब बैंकिंग सिस्टम तो आज के जैसा नहीं था। तो वहां पे क्या होता था, गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू करा करती थी तो उनके उनके साथ में इंटरेस्ट के कूपन्स दिया करते थे वो। ठीक है, तो वो कूपन लेके जाओ जिस भी सरकारी दफ्तर से या वहां पे जो ट्रेजरी होती थी वहां पे लेके जाओ, तुम वो कूपन जमा करवा दो और उसके बदले में तुम्हारे को इंटरेस्ट मिल जाता था। ठीक है, सो यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं एक और क्लासिफिकेशन आता है, एक होते हैं हमारे कूपन बॉन्ड्स और दूसरे होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। कूपन बॉन्ड्स वो होते हैं जहां पे इंटरेस्ट अलग से पे किया जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स वो होते हैं जहां पे इंटरेस्ट अलग से पे नहीं होता है। सो किस तरीके का हुआ, जीरो कूपन बॉन्ड्स वो होते हैं जहां पे इंटरेस्ट अलग से पे नहीं किया जाता, दीज आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब से ये वाला जो बॉन्ड है 95 पे इशू किया, 100 रुपीज पे रिडीम किया, ये कूपन भी हो सकता था, जीरो कूपन भी हो सकता था। मतलब ऐसा हो सकता था कि 1 ईयर का बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया, 95 पे इशू किया और 1 साल बाद गवर्नमेंट कितना देगी हमारे को, 100 रुपीज देगी, मतलब 5 रुपीज का इंटरेस्ट वो हमारे को देंगे, बट अलग से इंटरेस्ट का कूपन नहीं है। ठीक है, सो कूपन बॉन्ड्स में कैसा होता है कि इंटरेस्ट अलग से पे होता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट है दैट इज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड विद इन द प्राइसिंग ऑफ द बॉन्ड इटसेल्फ। ठीक है, एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है बिटवीन इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू इज बेसिकली द इंटरेस्ट। ठीक, एक और नोट लिख लेते हैं तो ये हम कहां के लिए ये जो नोट लिख रहे हैं ये हम एफएम के हिसाब से लिख रहे हैं। मतलब अगर प्रॉब्लम में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है देन वी विल एज्यूम दैट देयर आर नो टैक्सेस। हम अपने मर्जी से एज्यूम नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? एंड एक और अजम्पशन है, दैट अजम्पशन इज ऑलवेज टेक द अजम्पशन विच मेक्स द प्रॉब्लम सिंपल। पहली चीज, अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी हुई है यूज दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट अगर कहीं पे एम्बिग्यूटी है, लाइक इसी प्रॉब्लम में उन्होंने फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड नहीं दिया था, तो फेस वैल्यू 1000 रुपीज भी ले सकते थे, 10,000 रुपीज भी ले सकते थे, 100 रुपीज भी ले सकते थे। तो हमने क्या लिया, 100 रुपीज लिया क्योंकि वो आसान पड़ता। सो इट्स अ स्टैंडर्ड, हमारे हिसाब से ऑलवेज टेक द अजम्पशन विच मेक द प्रॉब्लम सिंपल, नेवर टेक
द अजम्पशन विच इज मेकिंग द प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड अजम्पशन के साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो एग्जामिनर खुश होगा और ज्यादा मार्क्स देगा। नहीं होता, ठीक। एंड पहली चीज तो अजम्पशन तभी लो जब मजबूरी है, और अगर लो तो वो अजम्पशन लो विच इज मेकिंग द प्रॉब्लम सिंपल। तो अब अगर टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है तो अपनी लाइफ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो टैक्स रेट एज्यूम करके। तो वहां पे अजम्पशन क्या लेंगे हम? इफ टैक्स रेट is not given in problem, then we will always assume that there are no taxes. इज इट क्लियर? ये यहां नहीं, हर जगह जहां भी हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आएगी एफएम में, ये टैक्स में ऐसा नहीं करना। वहां पे तो तुम्हारे को टैक्स रेट्स मालूम ही होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बट एफएम में हम इसी तरीके से करेंगे। नाउ वी कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट, a 7-year 15% bond with the face value sold for ₹94। तो अब ये कितने ईयर्स का बॉन्ड है? 7 ईयर्स का बॉन्ड है। तो ये रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है? रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है? दिस इज रिडीमेबल। 15% बॉन्ड, 15% क्या है? ये कहलाएगा कूपन रेट। 15% इज कूपन रेट। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज है। सो फेस वैल्यू 100 रुपीज एंड सोल्ड फॉर ₹94। सो जो नेट प्राइस या नेट प्रोसीड्स है वो है हमारा 94 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, अब यहां पे भी टैक्स नहीं दिया हुआ है तो बिफोर टैक्स ही लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल debentures before tax. So here we will be having KD is equal to, formula is I plus RV minus NP upon N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. I stands for interest, RV stands for redemption value, NP stands for net price or net proceeds. So यहाँ पे face value of the debenture is given ₹100 and the coupon rate is 15%. So the interest amount is going to be 15 rupees plus. अब यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी हुई, उन्होंने इशू प्राइस दिया है कि 94 पे इशू हुआ, बट 7 ईयर्स के बाद में कितने पे रिडीम होगा ये उन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो यहां भी हमारा स्टैंडर्ड अजम्पशन आएगा कि दैट अगर रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी है देन इट विल ऑलवेज बी रिडीमेबल एट पार। ठीक है। सो इट इज 100 माइनस 94 डिवाइडेड बाय 7 होल डिवाइडेड बाय 100 plus 94 divided by 2 into 100. $16.34 कितना? 16.34%। तो ये कैसे आया? 100 माइनस 94, हमारे पास कितना आ गया? 100
-94, ये 6 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 प्लस 15 ये आ गया, डिवाइडेड बाय कितना 97 आएगा, 97 इंटू 100, सो 16.3475 या 16.35%, 16.35%. Is it clear? ठीक. Then write a note below. Write a note. Right. If redemption value of bond is not given, then we will always assume that it is redeemable at par. ये जो हमारे assumptions हैं, these are all standard assumptions. Got it? ठीक है. So किसी भी प्रॉब्लम में, सिर्फ इस प्रॉब्लम में नहीं, किसी भी प्रॉब्लम में अगर रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया गया है, then we are always going to assume that it is redeemable at par. Now we come to the C part. C part में a 7-year rupees 100 debenture is available at a net cost of 97.75. Coupon rate is 15%. Bond will be redeemed at a premium of 5% on maturity. So यहाँ पे redemption value दी हुई है, 100 rupees की face value है and it will be redeemable at 5% premium. So 105 पे redeem होगा. The firm's tax rate is 40%. So क्या हो गया? It is redeemable debenture after tax. So write for the C part. For C part, cost of redeemable debenture after tax. So what we are going to have here, it is KD is equal to I into 1 minus T plus RV minus NP upon N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. I into 1 minus T plus RV minus NP upon N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. Now we substitute the values. So here we are going to have, यहाँ पे interest कितना है? It is 100 rupees का 15%, so that is 15 rupees, and the tax rate is 40%. Plus redemption value is, it is redeemable at 5% premium, so it is redeemable at 105 rupees. एंड आज की डेट में इशू प्राइस इसका कितना है? नेट प्रोसीड है 97.75. फॉर हाउ मेनी इयर्स दिस डिबेंचर इज इशूड? दिस डिबेंचर इज इशूड फॉर 7 years. होल डिवाइडेड बाय 105 प्लस 97.75 divided by 2 into 100. कंप्यूट करो कितना आएगी वैल्यू, कॉस्ट कितनी आएगी?
देखो यहाँ पे 105 माइनस 97.75 डिवाइडेड बाय कितना 7, ठीक है, एंड 15 इंटू 1 माइनस 0.40, सो ये 9 रुपीज आ गया, ठीक है। सो एंड 100 एक, हाँ, 105 प्लस 97.75 डिवाइडेड बाय 2, ये है 101.375। So memory recall divided by 101.375 into 100 कितना आ गया 9.899, मतलब 99.90% आ गया। So this is 9.90%, ठीक है। तो हाउ एफिशिएंटली यू आर यूजिंग कैलकुलेटर दैट ऑल्सो मैटर्स। ये क्या हो जाता है, ये छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, सब कुछ सही करने के बाद में भी। अब इस पे एग्जामिनर 9.90 की जगह 9.10 अगर लिख दिया, कितने मार्क्स काटेगा, पूरे भी काट सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। काटना नहीं चाहिए, काटना आधा ही मार्क्स चाहिए, बट 2 भी काट लिए तो क्या कर लोगे ना। गॉट इट। क्या है, गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं ही होनी चाहिए। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस मैटर करती हैं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद में वी कम टू द डी पार्ट। डी पार्ट में व्हाट इज गिवन, अ 10 year 8% 1000 par bond sold at rupees 950 less 4% underwriting commission, ठीक। अब यहां पे ये रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल, रिडीमेबल है। बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स, टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है तो बिफोर टैक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इशू हुआ 950 पे एंड 4% अंडर राइटिंग कमीशन है, तो यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, नेट प्रोसीड निकालनी पड़ेगी। नेट प्रोसीड कैसे आएगी, इशू प्राइस 950 माइनस अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन और माइनस करनी पड़ेगी। सो राइट, नेट प्रोसीड्स that is NP is equal to issue price minus underwriting commission, माइनस अंडरराइटिंग कमीशन। अब यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन किस पे होती है, फेस वैल्यू पे कि इशू प्राइस पे। होनी तो एक्चुअल में इशू प्राइस पे ही चाहिए, ठीक है। बट अगर तुम देखोगे कि जब तुमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा ना, या अंडरराइटिंग कमीशन, ज्यादातर वो फेस वैल्यू पे कई बार निकाल देते थे, ठीक है। इस प्रॉब्लम में भी उन्होंने क्या करा है, फेस वैल्यू पे अंडरराइटिंग कमीशन निकाला है। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, नोट लिख लेते हैं नीचे, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए। आ, होना चाहिए एक्चुअल में इशू प्राइस पे, कंसेप्चुअली प्रैक्टिकली इशू प्राइस पे ही निकाला जाता है। बट जब ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा था तो उन्होंने फेस वैल्यू पे निकाला था, इसलिए मैं वो निकाल के कर देता हूँ, नीचे नोट लिख देते हैं कि ये रूल नहीं है, दोनों पे हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे 950 माइनस फेस वैल्यू कितना है 1000 रुपीज का 4%, सो ये 40 रुपीज आ गया। सो ये कितना आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स विल बी रुपीज 910, ठीक है, नोट लिख लो। राइट, अंडरराइटिंग कमीशन कमीशन
is computed on face value, otherwise it may be computed on issue price. ठीक है। अब यहां पे हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर बिफोर टैक्स। Cost of redeemable debenture before tax. So here the formula is going to be KD is equal to, look, मैं हर बार फॉर्मूला लिखता ही हूं, ठीक है, जबकि हम अभी सॉल्व कर सकते थे, बट क्या होता है जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना ज्यादा जल्दी याद होगा, ठीक है। अभी टाइम बचाने के चक्कर में इंस्टीट्यूट हमारे से ज्यादा टाइम लगवा दे, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो ये I प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज एंड फाइंड आउट द कॉस्ट। नाइन 9.5550। सो कैसे आया ये? दिस इज इंटरेस्ट, कितना होगा? 80 रुपीज। 1000 का 8% प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1000 रुपीज माइनस 910 होल डिवाइडेड बाय कितना? 10 ईयर्स, 10 साल का ना बॉन्ड, होल डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 910 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, कितना आया ये? हाँ, सो 9.32% राउंड ऑफ कर दिया तो 9.32%। होप इट्स क्लियर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, एंड फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करें। अब ये जो हमारा मेथड थे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जो हमने ये किया है, ये जो हमारा प्रोसेस है, इससे जो हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकलती है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये जैसे ये जो हम करते हैं I प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन
होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 × 100। ये जो हमारे पास में जो वैल्यू निकलती है, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है। ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, वो हमारा YTM मेथड कहलाता है। ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे, बट ये इसमें यहाँ पे लिख देता हूं, ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। और जो हमारा बेटर मेथड है इससे, वो है हमारा YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड होता है, उससे हम कंप्यूट करते हैं, बट उस पर हम बाद में आएंगे। बट इसी बेसिक्स में पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे आ जाते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था, सो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सो प्रेफरेंस शेयर्स जैसे हमारे डिबेंचर्स इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल होते हैं, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स भी इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल होते हैं। ठीक है, so here also it is irredeemable and redeemable। एंड एक चीज हम जो पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, वो जो हमारे को अदरवाइज भी मालूम है, कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, इसका डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं मिलता। इंटरेस्ट का डिडक्शन हमारे को मिलता है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड का डिडक्शन हमारे को टैक्स में नहीं मिलता। ठीक है, बट आज की डेट में वी हैव टू पे अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल होता है व्हेन इट कम्स टू द डिविडेंड। कोई भी डिविडेंड हो, इक्विटी डिविडेंड हो या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड है, हमारे को सेक्शन 115(o) में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स तो नहीं लेंगे हम यहाँ पे लेंगे बिफोर सीडीटी एंड आफ्टर सीडीटी। सीडीटी स्टैंड्स फॉर द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइफरकेशन है, बाइफरकेशन जो हमारा आएगा, that will be before CDT, before CDT and after CDT, after CDT, and the CDT stands for, जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, the CDT stands for CDT, this is corporate dividend tax, डिविडेंड टैक्स या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, डीडीटी हो गया, तो डीडीटी की जगह मेरे को सीडीटी लिखना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, सो व्हाट इज हियर, जब हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा था इररिडीमेबल में, सो व्हाट वी वर हैविंग, इट वाज केडी वाज इक्वल टू आई अपॉन एनपी इनटू 100। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दे आर सिमिलर टू द डिबेंचर्स, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट विल आल्सो बी सिमिलर टू द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इसके लिए पीडी
cost of preference share will be KP is equal to PD upon NP into 100। ठीक है, यहाँ पे PD stands for preference dividend, तो हमारा PD है that stands for preference dividend, एंड बाकी सारी चीजें तो जैसा इसमें था NP stands for the net proceed और नेट प्राइस या नेट प्रोसीड। इज इट क्लियर? देन अब इसके बाद में अब हम आ जाते हैं आफ्टर सीडीटी पे। ठीक, अब यहां पे आई टेक अ सिचुएशन कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है या फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं है। से हमारे पास में दो कंपनीज हैं, एक है कंपनी ए और दूसरी है कंपनी बी। ठीक, या फिर ए बी की जगह मतलब सिंपल चलो ए से ही वैसा ही कर लेता है। आज की डेट में जो सेक्शन 115 ओ है वो क्या करता है कि whenever the company is paying or declaring the dividend, then they have to pay a dividend distribution tax to the company, and government ने they have exempted this dividend in the hands of shareholders and they have made it taxable in the hands of the companies। ठीक है, so first time 1998 में they brought this concept of dividend distribution tax, फिर उसके बाद में 1999 में विड्रॉ कर लिया, फिर वापस से 2001 में ये वापस से आया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कंसेप्ट, एंड तब से आज तक है। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है कि अगर कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रही है, कंपनी क्या पे कर रही है? प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रही है। ठीक है, सो वहां पे अब होगा क्या, इससे 10 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो वहां पे अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा, सीडीटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आज की डेट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है कितना? 15% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 3% एजुकेशन सेस, तो वो 16.995% आता है, इफेक्टिवली लगभग 17% के आसपास आता है। ठीक है, सो सीडीटी से एट द रेट ऑफ 15% अगर हमने लिया बेस रेट के हिसाब से, सो दिस इज 1.5 रुपीज। ठीक है, अब इन दिस सिचुएशन यहां पे क्या होगा कि जो टोटल कॉस्ट होगी कंपनी के लिए वो कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 11.50 रुपीज। यहां पे टैक्स में बचत नहीं होगी, उल्टा एक्स्ट्रा टैक्स कंपनी को पे करना पड़ रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस सिचुएशन, यहां पे अगर मैं इसको सिंबल की फॉर्म में लूं, सो दिस इज प्रेफरेंस डिविडेंड, दिस इज पीडी। ठीक है, और ये 1.5 रुपीज कैसे आया था? पीडी इंटू सी डी टी। तो यहां पे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इट विल बी पीडी प्लस पीडी इंटू सी डी टी। अब इसमें से अगर मैं यहां प्रेफरेंस डिविडेंड कॉमन ले लूं, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर मैंने कॉमन ले लिया, सो ये 1 प्लस सीडीटी आ जाएगा। ठीक, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर मेरे को आफ्टर सीडीटी फॉर्मूला निकालना है तो पीडी की जगह क्या आ जाएगा? पीडी इंटू 1 प्लस सीडीटी, बाकी चीज वैसा ही सेम रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दिस इज पीडी इंटू 1 प्लस सीडीटी divided by NP into 100, NP into 100। ठीक, and like we are having irredeemable, तो redeemable में भी वही हमारी सेम सिचुएशन होगी, बिफोर सीडीटी एंड आफ्टर सीडीटी। रिमेंबर सीडीटी इंडिया में कंपलसरी है, बट ये हम जो कॉस्ट निकाल रहे हैं सिर्फ इंडिया के हिसाब से तो निकाल नहीं रहे, दुनिया में कहीं भी इशू हो सकते हैं। सो ये जनरल हम निकाल रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज में नहीं भी होगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। सो बिफोर सीडीटी, ये जनरल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम। आफ्टर सीडीटी,
सब क्या हो जाएगा, रिडीमेबल के केस में वही फॉर्मूला जो हमारा था, उसी को हम इंटरेस्ट की जगह अब क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिस इज इक्वल टू पी डी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी plus NP divided by 2 into 100, and if we are computing it after CDT, अगर हमने compute किया after CDT, then it is going to be cost of preference share, this will be PD into 1 plus CDT plus RV minus NP upon N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. Hope it is clear. PD की जगह PD into 1 plus CDT कर दिया हमने, that's all. ठीक है. Now अब हम एक काम करते हैं, we come to the problem number 12. Problem number 12 पे आते हैं. Assume that the firm's tax rate is 50%. So जो टैक्स रेट दिया हुआ ये कौन सा टैक्स रेट होगा, इनकम टैक्स रेट. कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन फॉलोइंग केसेस. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं दिया, बट फिर भी वो हमारे से पूछ रहे हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. अगर प्रेफरेंस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं दिया है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं है. ठीक, भले ही वो वहां लिख दें कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये क्यों दिया है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए. जिनके कंसेप्ट जरा से भी वीक होंगे वो जैसे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में करते हैं ना 1 माइनस टी, यहां पे भी 1 माइनस टी करके आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल देंगे. गॉट इट. ठीक है. सो अब यहां पे 8.5% प्रेफरेंस शेयर सोल्ड एट पार. 8.5% प्रेफरेंस शेयर सोल्ड एट पार. अब यहां पे उन्होंने हमारे को ये नहीं बताया कि रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है. तो बताओ यहां क्या होगा, ये रिडीमेबल होगा कि इररिडीमेबल होगा, इररिडीमेबल. ये भी हमारा स्टैंडर्ड अजम्पशन है, लिख लेते हैं. ठीक है, पहले वो कर देते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर सीडीटी. कॉस्ट ऑफ irredeemable preference share before CDT. Before CDT. ठीक है. सो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, KP is equal to PD upon NP into 100. सो दिस इज प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट कितना दिया हुआ है 8.5%. फेस वैल्यू दिए उन्होंने, फेस वैल्यू अगर नहीं दी है तो हम क्या मान लेंगे कि फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज है. ठीक है. सो इट इज 8.5 डिवाइडेड बाय 100. अगर हम 1000 मान लेते तो क्या आंसर अलग आता, नहीं, आंसर सेम ही रहता. इट इज 8.5%. राइट द नोट. Right, as nothing is given regarding redemption of preference share. ये सेम कंसेप्ट बॉन्ड्स पे भी अप्लाई होगा. ठीक है. therefore है
रिडम्पशन पीरियड इज नॉट गिवन। अगर रिडम्पशन पीरियड इज नहीं दिया हुआ है तो हमेशा एज्यूम करेंगे कि ये इररिडीमेबल। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं कि तुम्हारे को ये चीज ध्यान में रहे, एग्जामिनर को पता होता है वहां पे ये जितने हमने नोट लिखे हैं ना, मैं तुम्हारे को बार बार कह रहा हूं कि जो हम क्लास में कर रहे हैं, जो नोट्स वोट्स लिखते हैं एग्जाम में, 99% हमारे को ये नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करो। मैं क्यों लिखाता हूं नोट्स? ताकि जब तुम रिवीजन करो तो तुम्हारे को वहां पे कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, मैं आज जल्दी सॉल्व करवा के खत्म कर दूंगा सिलेबस, बट जब तुम रिवीजन करने बैठोगे ना तो तुम्हारे को फिर डबल टाइम लगने लगेगा वापस से, क्योंकि क्या होता है, वी टेंड टू फॉरगेट 90% विद इन 10 days। 10 दिन में हम 90% भूल जाते हैं। एंड भूलना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, भूलना इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्योंकि अगर तुम भूलोगे नहीं तो याद कैसे करोगे? जैसे हार्ड डिस्क की मेमोरी लिमिटेड होती है, ऐसे हमारी ब्रेन की भी कैपेसिटी लिमिटेड है ना, बट फिर भी हमारे को चीजें याद ही रखनी है एग्जाम तक। तो याद रखने का तरीका क्या होता है? बार बार रिवीजन। ठीक है, ब्रेन कैसे काम करता है, चलो अभी एक बार ये नोट लिख लेते हैं, फिर मैं उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि मेमोरी बहुत मैटर करती है एग्जाम में। ठीक है, as nothing is given regarding redemption period, redemption period of preference share, therefore we assume that preference shares are irredeemable। are irredeemable। ठीक है, look, जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है एट प्रेजेंट, this rather than testing the knowledge and concept, it mostly test our memory। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम है एट प्रेजेंट। ठीक है, यह हमारे नॉलेज टेस्ट नहीं करता, हमारी एबिलिटी टेस्ट नहीं करता, हमारी लर्निंग कैपेसिटी टेस्ट नहीं करता। 90% जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है दैट टेस्ट आर मेमोरी। ठीक है, इसीलिए गधे भी पास होते हैं और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, पास नहीं हो पाते। तुम अपने सीए के एग्जाम्स ले लो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम ले लो, ये सब किस पे बेस्ड है? मेमोरी पे बेस्ड है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस कि उस केस में अब यहां पे होता क्या है कि जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी में हमारी दो चीजें हैं, एक है टेम्परेरी मेमोरी और एक है परमानेंट मेमोरी। जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है दैट इज सिचुएटेड इन आवर फ्रंटल लोब, ये जो हमारा माथा है ना, यहां पे हमारी टेम्परेरी मेमोरी स्टोर होती है। तो कई बार क्या होता है कि अगर ज्यादा जोर से सिर टकरा जाए, बहुत जोर से चोट लग जाए फ्रंटल लोब पे, यहाँ पे माथे पे चोट लगे, तो लोगों को वो जो इंसिडेंस है चोट लगने वाला, उससे 10-5 मिनट 15 मिनट की वो मेमोरी बिल्कुल लॉस हो जाती है, उनको याद ही नहीं रहता कि उनको चोट लगी कैसे। ठीक, वो गजनी बन जाता है। गजनी का तो खैर वो हिसाब किताब दूसरा ही था, उसके ज्यादा चोट लग गई थी, बट व्हाट इज हियर, ये टेम्परेरी मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? फ्रंटल लोब में। फिर एक हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, जैसे कंप्यूटर में रैम और रोम होते हैं, मतलब रैम है और हार्ड डिस्क है। रैम में हमारी टेम्परेरी मेमोरी रहती है, जब हम सिस्टम शुरू करते हैं
तो उसमें डेटा आता है रैम में, प्रोसेस होता है, और स्टोर कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होता है। ऐसे ही हमारी भी मेमोरी ऐसे ही काम करती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और एक परमानेंट मेमोरी होती है। अब तुम घर से ऑफिस चले, घर से क्लास में आए, तुम सड़क पे आ रहे हो, रोड पे ड्राइव करते हुए आ रहे हो, तुम्हारे को हजारों कारें, बाइक्स, लोग दिखाई देंगे। ठीक। अब सबकी शक्लें, सबने क्या पहना था, गाड़ी के नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, बट क्या वो हमारे को याद रहते हैं? नहीं याद रहते। सोच के देखो, सब याद रहने लग जाए, अगर सब याद रहने लग गया तो कितनी तकलीफ हो जाएगी। हर दिन तुम हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ देख रहे हो, सब याद रहने लग गया, कितना सारा सुन रहे हो, सब याद रहने लग गया, तो क्या होगा? पागल हो जाएगा इंसान। ठीक। तो इसके लिए ब्रेन में जो हमारी फंक्शनिंग है वो क्या करा गया है कि ये जो है मेमोरीज, ये उस टाइम पे सामने दिखाई दिया, सामने रुक के उसने बात कर ली तो याद रहेगा। ठीक है, इसको देखा, बट ऐसे ही निकल गया, भूल जाते हैं हम। ऑफिस तक पहुंचे, क्लास तक पहुंचे, याद ही नहीं रहता कि कितने लोग दिखे। ठीक, नेचुरल है, भूलना नेचुरल है, भूलेंगे नहीं तो याद नहीं रख पाएंगे। देन तो अब क्या हुआ, अब उसमें बट आ रहे थे, गाड़ी गाड़ी से आ रहे थे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो याद रहता है। ठीक, तो अब हमारे को क्या चीजें याद रही? जो एक्सेप्शनल था वो याद रहा। ठीक। सो क्या चीज है, खुद का एक्सीडेंट हो गया या पुलिस वाले ने पकड़ लिया, फाइन लगा, वो याद रहा, किसी का एक्सीडेंट हुआ वो याद रहा। बचपन से स्कूल बस से घर आ रहा था, एक ट्रक का बाइक से एक्सीडेंट हुआ, और बाइक वाले के पैर के ऊपर से वो ट्रक चला गया, उसके दोनों पैर कट गए। मेरे को आज तक वो इंसिडेंस जो है दिमाग से निकला नहीं। बस वहां पे रुकी, हम नीचे उतरे, मैंने उस आदमी को देखा। ठीक। और उसके बाद में भी वो बेहोश नहीं हुआ था आदमी, दोनों पैर कट गए। मेरे आज तक वो इंसिडेंस दिमाग से निकला नहीं। वो कहाँ चला गया? परमानेंट मेमोरी, परमानेंट इंप्रेशन क्रिएट हो। ठीक है। सो क्या याद रहता है? एक्सेप्शन। ठीक है। सो इसलिए जब हम क्लास में सॉल्व करते हैं तो मैं बहुत जगह गलती करने का मौका देता हूं तुम्हारे को। जहां तुम गलती करोगे ना, अपनी गलतियां याद रहती हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। ठीक है। अभी तो चलो ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट करने के चक्कर में मैं काफी कुछ फटाफट सॉल्व कर लेता हूं, पर जब मैं नॉर्मल उसमें पढ़ाता हूं तो आई वेट कि गलतियां करें बच्चे, एंड जब वो गलतियां करते हैं देन दे रिमेंबर। ठीक। सो वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। सो गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, दैट इज वाई आई गिव लॉट ऑफ होमवर्क। सो यू मेक मिस्टेक, गलती होना चाहिए, नॉर्मल है, क्योंकि उससे ज्यादा सीखते हैं। मैं सब कर दूंगा ना तो तुम्हारे को याद नहीं रहेगा। बच्चों को कैसा लगता है कि अरे टीचर ने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, उसकी नोटबुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया बन गई, बट वो एग्जाम में काम नहीं आता। ठीक है। देन दूसरी चीज, हमारे को क्या याद रहती? तुम सड़क से निकलते हो, रोज तुम्हारे को एक लाल कलर की वैन दिखाई देती है, तो याद रह जाएगी। रोज निकलते हो, एक शॉप दिखाई देती है, वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ पान या सिगरेट पीता हुआ दिखाई देता, रोज दिखाई देता है, तो याद रह जाएगा। तो कैसे याद रह रहा? रिपीटेशन से। सो हम कैसे याद रखते हैं? एक्सेप्शन एंड रिपीटेशन। ठीक है। सो व्हाट आई डू, कि होमवर्क दिया गलती करने के लिए कि गलतियां करो, तो जो वहां गलती कर लोगे उसके बाद जब तुम करेक्शन करोगे तो याद रहेगा, अरे हाँ गलती हुई थी। दूसरा रिपीटेशन,
बार 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 वही काम करते जाओगे तो याद होने लगेगा। इसलिए मैं हर बार जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं हर बार फॉर्मूला लिखता हूं। मेरे से तो मेरे बारे में सोचो, मैंने तो वो सैकड़ों बार वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सैकड़ों से भी ज्यादा, हजारों में चले गए होंगे। क्योंकि एक बार में ही क्लास में ही 10 15 बार 20 बार तो लिख दिया होगा, फिर भी लिखता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो तुम्हारी भी आदत नहीं पड़ेगी लिखने। सो क्या हो गया? दूसरा है रिपीटेशन, एंड इसमें भी रिवाइज बिफोर यू फॉरगेट। भूलने के बाद में अगर तुम याद करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, बट भूलने से पहले ही रिवाइज कर लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। सो डू वन थिंग, एक और चीज, कि समरी बनाओ हर चैप्टर की। जब चैप्टर खत्म हो जाए ना, उसके बाद उसकी समरी बनाओ। नोट्स, ये जो मैं नोट लिखाता हूं ये वहां लिख लो, एक जगह कंपाइल कर लो, फॉर्मूले लिख लो, ये नोट्स लिख लो, ठीक, जहां जहां गलती हुई वो लिख लो, वो सब करो। देन यू विल रिमेंबर बेटर। ठीक है। सो क्या है, हमारा एग्जाम इंटेलिजेंस टेस्ट ही नहीं कर रहा, हमारा एग्जाम जो है मेमोरी टेस्ट कर रहा है। तो मेमोरी ही काम करनी है ना, तो वही उसी को बढ़ा के लो। एंड ये मत सोचो कि तुम भूल जाते हो और दूसरे को याद रहता है। ठीक है, कुछ लोगों की मेमोरी ज्यादा बेटर होती है, ठीक है, नॉर्मल है, बट जिन लोगों की मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती, क्योंकि उनके दिमाग में डेटा वैसे ही कम है, इसलिए वो जल्दी याद कर लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि विवेकानंद जैसे एक्सेप्शनल लोग, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल में 95% नॉर्मल लोग हैं दुनिया में, 5% में एक्सेप्शनली गुड और एक्सेप्शनली बैड दोनों वही आते हैं। ठीक है। सो ये हमारे हम बोलते हैं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल है, सब बोलते हैं। बट फिर भी हमारे को एग्जाम में याद रखना, समरी बनाओ, फॉर्मूलेज एक जगह नोट करके रखो, कीप ऑन रिवाइजिंग, जब भी टाइम मिले रिवाइज करते रहो। हर सब्जेक्ट में करो, सिर्फ इसी में नहीं, हर सब्जेक्ट में करो। खुद की मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई टीचर तुम्हारे को पास नहीं करा सकता, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं करा सकता। ठीक है। एंड ये मैं पहले बोल के ही क्लास शुरू करता हूं कि मेरे हाथ में पास कराना नहीं है, और भगवान के हाथ में भी नहीं। भगवान भी पास नहीं कराता। कौन पास कराता? तुम कर होते हो पास, और इंस्टीट्यूट पास करता है। इंस्टीट्यूट चाहे तो फेल कर सकता है, एंड इंस्टीट्यूट चाहे तो ऐसा पेपर बना सकता है कि 90% बच्चे, मतलब वैसे 90% तो वैसे भी फेल होते हैं, 99% फेल हो जाए। क्योंकि क्या है, 99% बच्चे क्या करते हैं, दे रिलाई ऑन जस्ट मगिंग अप, कि कैसे तो भी बस वो 40 45 50 आ जाए, बस खत्म हो। बट वन थिंग, कि हम फॉर्मूलेज का डेरिवेशन वगैरह भी क्यों करते हैं, ताकि क्या है, वो अगर तुम्हारे को डेरिवेशंस याद रहेंगे ना तो मेमोरी पे रिलायंस कम हो जाएगा, जीरो तो नहीं, कम हो जाएगा। कि अगर बाई चांस भूले भी तो कहीं से तो वो चीज स्ट्राइक होके तुम फॉर्मूला लिख पाओगे ना। वी कम टू द बी पार्ट। A company issues 10% redeemable preference shares. Face value per share is rupees 100, but the issue price is 95. What is the cost of preference share? What is the cost if the issue price is rupees 105? So, दो हैं, issue price 95 और issue price 105। ठीक है। नाउ तो अब यहां पे फर्स्ट हमने लिया इशू प्राइस रुपीज 95, इशू प्राइस रुपीज 95। अब मेरे को ये बताओ कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है कि इरिडीमेबल है? इरिडीमेबल है।
लिखा हुआ है, ठीक है। सो क्या होगा फॉर्मूला, पी डी अपॉन एन पी इंटू 100। सो के पी इज इक्वल टू पी डी अपॉन एन पी इंटू 100। So this is 10 divided by 95 into 100. 10 divided by 95 into 100. 10.53%. Then second, if issue price 105. Rupees 105. So this is again इसमें वही फॉर्मूला है के पी पी डी अपॉन एन पी इंटू 100। सो प्रेफरेंस डिविडेंड तो उतना ही रहेगा 10 रुपीज। अब इशू प्राइस हो गया 105, बताओ कितना? 9.52%। गॉट इट। देन अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में फॉर द सी पार्ट, सी पार्ट के लिए वो क्या बोल रहे हैं, a preference share sold for rupees 100 with 9% dividend and redemption price of 110, the company redeems it in 5 years। ठीक है। So what we will be having, ये हमारा cost of preference share before CDT, redeemable preference share before CDT, cost of redeemable preference share before CDT। So formula will be Kp is equal to Pd plus Rv minus Np upon N whole divided by Rv plus Np divided by 2 into 100। And what is the rate of preference dividend? It is 9%, so 9। रिडम्पशन वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, इट इज 110 रुपीज माइनस 100 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, divided by 110 plus 100 divided by 2 into 100। 10.48%। ठीक है, 10.48%। ठीक है, अब क्या करता है, ये जो लास्ट पार्ट है इसी में रिकम्प्यूट कर लेते हैं इफ द CDT इज 15%। ठीक है, सो राइट, रिकम्प्यूट cost in part C if CDT is 15%। ठीक है, सो अब यहां पे कॉस्ट कैसे निकलेगा विद CDT, सो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, KP इज इक्वल टू PD इंटू 1 प्लस CDT प्लस RV माइनस NP upon N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो प्रेफरेंस डिविडेंड इज 9 into 1 plus 0.15 plus redemption value is 110, redemption value is 110 minus 100 upon N is 5 years whole divided by
divided by 110 plus 100 divided by 2 into 100. कंप्यूट करो कितना 11.76%. सो क्या हो रहा है कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ती है. इज दिस क्लियर? ठीक है. ठीक. चलो एक काम करता हूँ आज के लिए इतना ही रखता हूँ होमवर्क देता हूँ इतने की प्रैक्टिस करो फिर हम कल डिबेंचर्स में वाईटीएम मेथड करेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और ये सारा का सारा कंसेप्ट करेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है. सो होमवर्क is problem number 2 2 3 4 9 10 11 from class problems. 2 3 4 9 10 and 11 from class problems. ठीक है. आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.